क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड 0 से 1 माइनस एक्स रेस्ट पर 5 रेस्ट 10 dx अपॉन 0 से 1 मान लीजिए ये क्वेश्चन है, ठीक है। 1 माइनस एक्स रेस्ट पर 5 होल रेस्ट पर 10 और डिनोमिनेटर 1 माइनस एक्स रेस्ट पर 5 होल रेस्ट पर 12, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब ये देखो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर देखते ही मेरे को समझ में आ जाएगा कि क्या होना चाहिए इसमें। लिमिट सेम है, ठीक है, ये एक्सप्रेशन भी सेम है, ये ठीक है, बस पावर अलग अलग है। तो ये क्वेश्चन देखते ही मेरे को क्लिक करना चाहिए कि ये तो रिडक्शन फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है। तो जैसे इस क्वेश्चन में क्या क्या इन्वॉल्व है, 1 माइनस एक्स रेस्ट पर 5 की पावर इन्वॉल्व है, एक बार 10 और एक बार 12। तो हमने क्या किया, सॉल्यूशन में पावर जनरल n ले लिया, in बराबर 0 से लेके 1 तक 1 माइनस एक्स रेस्ट पर 5 होल रेस्ट पर n ले लिया, जनरल पावर n ले लिया dx। अब बेसिकली इस क्वेश्चन के हिसाब से हमें क्या चाहिए, I10 अपॉन I12 ये चाहिए। तो 10 और 12 को रिलेट करना है बेसिकली। कोई बात नहीं, हम शुरू हो गए। 1 इंटू ये लेके बाई पार्ट लगाया, इसको फर्स्ट बोला, इसको सेकंड। तो x इंटू 1 माइनस एक्स रेस्ट पर 5 रेस्ट पर n 0 से लेके 1 तक माइनस 0 से लेके 1 तक x, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा n 1 माइनस एक्स रेस्ट पर 5 की पावर n माइनस 1 और x रेस्ट पर 5 का इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन किया जाएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू 1 रखने पे ये 0, 0 रखने पे ये 0, तो पहला तो 0 हो गया, प्लस 5n 0 से लेके 1 तक। अगर मेरे को in बोलना है, अगर किसी भी चीज़ को in बोलना है, तो व्हाट आई शुड हैव, ओनली 1 माइनस एक्स रेस्ट पर समथिंग, एक्स रेस्ट पर 5 समथिंग नहीं, 1 माइनस एक्स रेस्ट पर 5 होल रेस्ट पर समथिंग, ठीक है। तो इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो 1 माइनस एक्स रेस्ट पर 5 वाला टर्म चाहिए, मतलब केवल ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। अब ये तो इसी के पास लिखा है, दिख जाएगा तुरंत कि एक्स रेस्ट पर 5 से तो मैं यही क्रिएट कर सकता हूँ। तो इस बाहर वाले एक्स रेस्ट पर 5 को हमने लिखा 1 माइनस एक्स रेस्ट पर 5, ये लिखा हुआ है। तो इसमें क्या होगा, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, एक्स रेस्ट पर 5 बचेगा बस, और 1 माइनस एक्स रेस्ट पर 5 रेस्ट पर n माइनस 1 dx। सो दिस इज इक्वल्स टू 0 से 1, एक बार इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, बाहर तो 5n है ही, तब तो हो गया 1 माइनस एक्स रेस्ट पर 5 रेस्ट पर n माइनस 1 dx माइनस 5n टाइम्स ठीक है। फिर जब एक बार इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो पावर कितना हो जाएगा, n। सो in बराबर 5n in माइनस 1 माइनस 5n इंटू in। इस टर्म को लेफ्ट पे ले जाएं तो in कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस 5n इंटू in माइनस 1। सो दिस विल इम्प्लाई in बराबर इतना, ठीक है। अब हमें कितना चाहिए था, I12 और I10। तो इसमें हमने क्या कर दिया, एक बार n बराबर 12 रख दिया, तो यह आ जाएगा 5 इंटू 12 अपॉन 61 इंटू I11। फिर एक बार 11 रख दिया, तो 11 रखने पे आ जाएगा 55 अपॉन 56 इंटू I10। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो I12 I11 कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 60 अपॉन 61 इंटू 55 अपॉन 56 I10। तो उसमें 10 ऊपर है, 12 नीचे, तो 12 को इधर ले गए, तो I10 अपॉन I12 इज इक्वल्स टू 61 56 60 इंटू
55, ये हो गया आंसर। दिस विल बी द आंसर। ठीक है, अब लिखते हैं वॉलीज थ्योरम। आई एम कॉमा एन बराबर 0 से π/2 तक साइन एक्स पे कोई भी पावर है, कॉस एक्स पे कोई भी पावर है, इनटू डी एक्स विल बी इक्वल्स टू m-1 into देखिए ये रिडक्शन फार्मूला हो गया। इसमें बेसिकली दो एक्सपोनेंट्स हैं, दो पैरामीटर्स हैं, m और n, एक साइन का पावर है, एक कॉस का पावर। ठीक है, तो अगेन ये फार्मूला याद रखना है, दिस इंपॉर्टेंट फार्मूला। लिमिट्स जो है वो 0 से π/2 तक ही होना चाहिए, तभी लगाएंगे। अच्छा, साइन पे कौन सा पावर है, कॉस पे कौन सा पावर है, दैट इज इमटेरियल, किसी पे भी कुछ भी हो सकता है। मतलब इसी में a प्लस बी माइनस एक्स लगाएं तो a प्लस बी π/2 हो गया, तो साइन π/2 माइनस एक्स कॉस बन जाएगा और ये साइन बन जाएगा। तो ये इस पे पावर m आ गया और साइन पे पावर n आ गया। ठीक है, अब ये फॉर्मूले में लिखा हुआ क्या है कि जो भी साइन का पावर है, ये तो क्वेश्चन सिमेट्रिक हो गया m और n में, तो जैसा m के साथ हो रहा होगा वैसा ही एग्जैक्टली n के साथ हो रहा होगा। तो हमने एक पावर कम से चालू किया और दो घटा रहे हैं, m-1, फिर उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट किया, फिर 2 सब्ट्रैक्ट किया। क्यों सब्ट्रैक्ट किया? ऑफ कोर्स जब प्रूव करेंगे तो ऐसा आएगा। प्रूव हम नहीं कर रहे हैं, इट विल बी कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड तो खैर क्या होगा, कैलकुलेशन ज़्यादा होगा और कुछ नहीं। प्रूव करना चाहो तो अपने आप कर सकते हो। उसमें साइन इंटू कॉस का एक कॉस अलग निकाल दिया, उसको सेकंड फंक्शन बोल दिया, इसको फर्स्ट फंक्शन बोल दिया, फिर करो इसमें रिडक्शन फॉर्मूला डिराइव करो। तो ऐसे दो से रिड्यूस होते होते लास्ट में या तो 2 आएगा या 1 आएगा, वो डिपेंड करेगा कि हमने इवन से चालू किया या ऑड से चालू किया। अगर ये इवन है तो 2 रिड्यूस करने पे हमेशा इवन नंबर आएगा, तो लास्ट वाला नंबर 2 आएगा। अगर ये ऑड हो जाए तो फिर रिड्यूस करने पे सारे नंबर ये ऑड ही होगा, लास्ट वाला 1 होगा। जैसा m के साथ हो रहा है वैसे n के साथ हो रहा है। डिनोमिनेटर में m प्लस n से चालू होगा, ये भी रिड्यूस 2 से ही हो रहा है, बट ये मतलब इनमें तो एक कम से चालू किया है, ये पूरा m प्लस n से ही चालू होगा, बट 2 इस पर भी कम होगा। लास्ट में 2 और 1 वही अकॉर्डिंग टू इवन या ऑड है। बिल्कुल लास्ट में जो लैम्डा लिखा है ये ठीक है, उसमें क्या होगा, लैम्डा की वैल्यू विल बी π/2 इफ बोथ m, n आर इवन। अगर दोनों ही इवन हो जाएं ये, तब तो π/2 मल्टीप्लाई होगा लास्ट में, अदरवाइज 1। अदरवाइज का मतलब क्या है कि m और n में अगर एक भी ऑड हो जाए तो फिर 1 ही मल्टीप्लाई होगा। सही है, इफ एट लीस्ट 1 ऑफ m, n इज इवन। ठीक है, और जो फॉर्मूला है उसमें ऑफ कोर्स m, n क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। अब कोई बच्चा बोलेगा कि m 1 हो गया तो
ये तो 0 हो जाएगा। अगर m 1 होगा तो हमें ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर तो ये सीधा एफ एफ डैश हो गया, कॉस का डेरिवेटिव साइन हो गया, तो एक लाइन में आंसर आ जाएगा, इसकी जरूरत ही नहीं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला थोड़ा कमरसम है, हम क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करेंगे, बार बार लगाएंगे तो याद हो जाएगा, और याद भी करना है। तो अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। लिमिट्स हमने बोला 0 से π/2 ही होना चाहिए। 0 से π/2, मान लिया sin x रेज़ टू पावर 5 इंटू कॉस एक्स रेज़ टू पावर 4 dx, दिस इज इक्वल्स टू 5 लिखा है, एक कम किया 4, फिर 2 2 करके घटाया, ये ठीक है, और लास्ट में 2 या 1 आ जाए तो रुक गए, तो 4 के बाद बस सीधा ही 2 आ गया, रुक गए यहीं पे। इसमें एक कम किया 3, फिर 2 2 करके घटाया तो 1 1 आ गया, यहीं रुक गए। होल डिवाइडेड बाई सम, 5 और 4 9, फिर 2 2 करके घटाया 7 5 3 1, ऑड पे जाके रुक गए। और अगर एक भी ऑड हो गया, सॉरी इवन नहीं, ऑड, अगर एक भी ऑड हो गया, जैसे ये ऑड हो गया 5, तो बस फिर तो लास्ट में 1 मल्टीप्लाई होगा, तो यही आंसर हो गया। ठीक है, 3 और 3 कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया, और ये हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, अगर मान लिया लिखा है 0 से लेके पाई तक साइन 4x इंटू कॉस एक्स रेज़ टू पावर 6 dx। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि 0 से पाई तक लिखा है, बट मेरे को लिमिट 0 से π/2 तक चाहिए, तो 0 से 2a वाला प्रॉपर्टी लगाया, पाई माइनस एक्स किया, तो साइन पाई माइनस एक्स तो साइन एक्स ही होता है, कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स होता है, बट इवन पावर की वजह से वो प्लस हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हमने क्या किया, 2 नीचे उतार लिया, लिमिट आधा कर दिया, तो साइन एक्स रेज़ टू पावर 4 इंटू कॉस एक्स रेज़ टू पावर 6 विच इज इक्वल्स टू, ठीक है, अब ये आधा हो गया, ये आ गया, और अब ये इस फॉर्मेट में आ गया एग्जैक्टली। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 4 में से 1 कम किया 3, फिर 2 2 कम, बस 1 ही आया। 6 में से 1 कम किया 5 3 1, नीचे m प्लस n होता है, तो m प्लस n 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा 10, फिर 2 2 कम किया 8 6 4 2, बस रुक गए। इस बार क्या है, दोनों ही इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, तो अगर दोनों इवन पावर है तो π/2 से मल्टीप्लाई, ये हो गया आंसर। बाकी सिंप्लीफाई कर लो, ये 2 कैंसिल हो जाएगा और थोड़ा बहुत कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा, तो दिस इज 3π/, शायद ये आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन 3, 0 से 2π x साइन 4x कॉस एक्स रेज़ टू पावर 4 dx। तो क्या क्या गड़बड़ है वॉलिस थ्योरम लगाने के लिए, सबसे पहले लिमिट सही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात x एक्स्ट्रा है, तो सबसे पहले हमने इस x से छुटकारा पाया और प्रॉपर्टी 5.1 लगाया, तो 0 से आधा लिमिट कर दिया, फंक्शन एज इट इज एफ एक्स इंटू कॉस रेज़ टू पावर 4 प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, तो 2π माइनस एक्स रख दिया, तो 2π माइनस एक्स इंटू साइन 4 इंटू कॉस 4 dx। ये एफ एक्स का पार्ट हो गया, ये एफ ऑफ
2a माइनस एक्स, ये और ये कैंसिल, सो दिस इज इक्वल्स टू 0 टू पाई, 2 पाई बाहर कर दिया, साइन रेस्ट पावर 4 इंटू कॉस रेस्ट पावर 4 डी एक्स, विच इज़ इक्वल्स टू फिर 2 नीचे उतार लिया, 4 पाई 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स रेस्ट पावर 4 इंटू कॉस एक्स रेस्ट पावर 4 डी एक्स। वो 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी इस बार 5.2 लग गया, क्योंकि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स ही है इसलिए। तो दिस इज इक्वल्स टू 4 पाई, अब तो लिमिट पाई बाई 2 हो गया, तो 4 में से 1 घटाया 3 1, फिर 4 में से 1 घटाया 3 1, होल डिवाइडेड बाई दिस प्लस दिस 8 6 4 2, दोनों इवन है इसलिए पाई बाई 2, ये आंसर आएगा इस बार। मान लीजिए ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी वही है, इसमें लिमिट तो सही है बट एक्स एक्स्ट्रा है। अब एक्स एक्स्ट्रा में क्या होगा, इस बार कोई हेल्प नहीं मिलेगा कि अगर हम 2a माइनस एक्स करें तो ये दोनों चेंज हो जाएगा, ये ठीक है, इसमें तो चेंज नहीं हो रहा था, इसमें तो ये वाला पार्ट सेम था, इसीलिए वो एक्स और एक्स कैंसिल हो गया, ठीक है, a प्लस ई माइनस एक्स लगा के जोड़ लो, या फिर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगा लो, दोनों से ही इस वाले केस में आंसर आ जाएगा। इसमें क्या होगा, a प्लस ई माइनस एक्स लगा के जोड़ो, या फिर ऐसे करो डायरेक्टली 2a 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी लगाओ, नन ऑफ द प्रॉपर्टी विल हेल्प, ठीक है। अगर ऐसा है तो फिर तो हम अपने ट्रेडिशनल स्टाइल में आ गए कि एक्स से छुटकारा पाने के लिए, एक्स से छुटकारा पाने के लिए हमें बेसिकली क्या लगाना पड़ेगा, बाई पार्ट्स, और बाई पार्ट्स लगाने के लिए ऑफकोर्स अगर एक्स से छुटकारा पाना है तो इसको फर्स्ट फंक्शन बोलेंगे, इसको सेकंड फंक्शन बोलेंगे। तो सेकंड फंक्शन में हमने क्या किया, एक साइन को बाहर निकाल दिया, दूसरे साइन को लिख लिया ऐसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर डी एक्स, इस पूरे को सेकंड फंक्शन लिख लिया। तो जैसे ये कॉस का डेरिवेटिव साइन हो गया, तो अगर साइन प्रेजेंट है केवल इस पे कॉन्सेंट्रेट करो, बाकी सब भूल जाओ। अगर हमें इसको इंटीग्रेट करना होगा और साइन अगर प्रेजेंट है, ये ठीक है, तो कॉस जो एक्स की तरह ट्रीट हो जाएगा, उसका मतलब क्या है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसका इंटीग्रल, इसका इंटीग्रल क्या होगा, देखो इसको पलट दिया, माइनस आ गया, तो माइनस साइन जो है वो कॉस का एग्जैक्ट डेरिवेटिव है, तो ये हो जाएगा कॉस रेज़्ड टू पावर 6, तो हो जाएगा कॉस रेज़्ड टू पावर 7/7 माइनस कॉस रेज़्ड टू पावर 5/5, ये आ गया 0 से लेके पाई बाई 2 तक, फिर माइनस 0 से लेके पाई बाई 2 तक, एक्स का डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन तो यही रहेगा, ठीक है। पाई बाई 2 रखने पे कॉस 0 हो जाएगा, तो ये दोनों 0, 0 रखने पे ये 0 हो जाएगा, तो दिस इज 0, प्लस इसमें क्या होगा 1/5 0 से पाई बाई 2 तक कॉस एक्स रेस्ट पर 5 डी एक्स माइनस 1/7, उल्टा लिख दिया ऐसे, 0 से पाई बाई 2 तक कॉस एक्स रेस्ट पर 7 डी एक्स, ठीक है। अब ये जो लिखा है बेसिकली ये वो वाला फॉर्मूला हो गया जिसमें हमने बोला था ना, आई एन बराबर एन एन माइनस 1 एक कम एन माइनस 2, ठीक है। ऐसे लिमिट भी 0 से पाई बाई 2 तक है, साइन और कॉस का कोई भी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर चाहिए तो ये चीज़ लग जाएगी। अब इसके बाद तो दिस इज इक्वल टू 1/5 एज इट इज़, ये I5 लिखा है, तो अगर 5 है तो 5 4 3 I3, 3 2 I1 माइनस 1/7, इसमें 7 6 I5, 4 3 I3 is 3 2 1 एंड ये है I1, ठीक है। I1 इज नथिंग बट 1, I0 की वैल्यू पाई बाई 2 थी, तो
तो ये हो जाएगा, ये भी ऑफ कोर्स 175 माइनस ये कितना हो जाएगा, 3 से इसको हटा सकते हैं 2 माइनस 1/49 इंटू 5 और ऊपर हो जाएगा 60। ये हो गया हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक, एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन इवैल्यूएट साइन स्क्वायर के एक्स और चलो इसको ऐसे बोल देते हैं, ठीक है, वेयर के इज नेचुरल नंबर। सॉल्यूशन हमने क्या बोला, इसको आई के बोल दिया 0 से π/2 तक, मतलब के बोलो एन बोलो एक ही बात है, अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसमें हमने के की जगह क्या किया, के -1 रख दिया। ये ठीक है, लॉजिक सेम है जो हमने थोड़ी देर पहले बताया था। आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दिस, ठीक है, तो उसके लिए हमने ऊपर डिफरेंस क्रिएट किया और के की जगह के -1 रखा। अच्छा, इस बार के -2 नहीं रखा क्योंकि ऊपर स्क्वायर है ऑलरेडी, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज़ साइन ए माइनस बी
इंटू साइन ए प्लस बी, ये होता है फॉर्मूला। तो अगर स्क्वायर है तो सीधा सीधा एक्स क्रिएट हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू 0 से लेके π/2 तक। तो ऊपर आ जाएगा एक बार डिफरेंस साइन एक्स और एक बार साइन में सम, तो दैट विल बी 2k माइनस 1 इंटू एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो एक साइन एक्स कैंसिल हो गया एंड इट इज़ 0 से लेके π/2 तक एंड साइन 2k माइनस 1x अपॉन साइन एक्स। ये हमारा कितना हो गया, ik माइनस ik-1। अब तुम देखो इसके ऊपर एग्जैक्टली सेम लॉजिक फिर लगा सकते हैं कि इफ आई वांट टू गेट रिड ऑफ दिस, तो ऊपर फिर क्रिएट कर लिया डिफरेंस। इस बार स्क्वायर नहीं है बट इस बार यहाँ पे 2 है, तो उससे क्या होगा, जब साइन ए माइनस साइन b/2 लिखेंगे, साइन ए माइनस b/2 लिखेंगे तो ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इस बार इसको मान लिया मैंने jk बोल दिया। ठीक है, क्या हो गया, हमने क्या बोला, लेट jk इज इक्वल्स टू 0 से लेके π/2 तक साइन 2k माइनस 1x अपॉन साइन एक्स इंटू डी एक्स। ये हो गया। तो jk माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0 से लेके π/2 तक साइन 2k माइनस 3x अपॉन साइन एक्स डी एक्स। कैसे आ गया ये, k की जगह k माइनस 1 रख दिया, तो अगर इसमें k की जगह k माइनस 1 रखेंगे तो -2 और -1 -3 हो गया। अब घटा दिया इसको, तो अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया तो jk माइनस jk माइनस 1 0 से लेके π/2 तक, सीधा ही लिख देते हैं, साइन c माइनस साइन d हो जाएगा 2 साइन डिफरेंस बाई 2। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, ऑफकोर्स 2। इसमें से घटाएंगे तो x, कॉस में सम बाई 2, तो ये 4k माइनस 4 बाई 2, तो वो आ जाएगा 2k माइनस 1 x होल डिवाइडेड बाई साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो साइन एक्स और साइन एक्स कैंसिल, बिल्कुल, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा साइन कॉस का इंटीग्रेशन साइन ट्वाइस ऑफ k माइनस 1 x अपॉन ट्वाइस ऑफ k माइनस 1 0 से लेके π/2 तक। विच इज इक्वल्स टू, अगर हम π/2 रखें तो ये π/2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये पाई का मल्टीपल बन जाएगा, इट विल बिकम 0। 0 रखें तो भी ये 0 हो जाएगा, 0। तो मतलब हमारे पास कितना आ गया, jk माइनस 1 बराबर 0, मतलब jk इज इक्वल्स टू jk माइनस 1। उसका मतलब क्या है, jk किसको बोला था, ik माइनस 1। तो jk माइनस 1 क्या हो जाएगा, इसी में k की जगह k माइनस 1 रख दिया, तो वो हो जाएगा ik माइनस 1 माइनस ik माइनस, इसको इधर लेंगे इसको इधर लेंगे, तो ये ऐसे आ जाएगा ik प्लस ik माइनस 2 बराबर 2ik माइनस 1। ये हो गया। ठीक है, इसका मतलब तो ये निकला कि जो ये I1 ये हो गया a प्लस सी बराबर 2b टाइप चीज़ लिखा हुआ है, प्लस जो k माइनस 1 है वो बीच में आएगा, k और k माइनस 2k। तो इससे तो ये पता लगा कि ik माइनस 1 और ik माइनस 2 आर इन AP। तो अगर ये AP में है तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अगर हमें मिल जाए तो हम सब कुछ निकाल सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ आ जाते हैं भाई। वैसे अगर हम k बराबर 0 रखें तो I0 कितना हो जाएगा, ये 0 हो गया तो ये 0 हो गया 0। फिर अगर हम k बराबर 1 रखें, ठीक है, k बराबर 1 रखने पे यहाँ k 1 हो गया, sin स्क्वायर x कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना हो जाएगा I1 विच इज़ इक्वल्स टू π/2, क्योंकि sin स्क्वायर x कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x 0 और π/2 में कैलकुलेट करेंगे तो π/2 आ जाएगा। ये ठीक है, दो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, बट मान लिया हमने 2 निकाला तो I2 कितना हो जाएगा 0 से लेके π/2 तक sin स्क्वायर 2x, ये ठीक है, अपॉन sin स्क्वायर x dx। दिस विल बी 0 से लेके π/2 तक, इसको लिख सकते हैं 2 sin x cos x, तो ये 4 cos स्क्वायर x dx। इसको लिख लिया ट्वाइस ऑफ 1 माइनस सॉरी 1 प्लस cos 2x, ये आ गया। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 1 का इंटीग्रेशन से आ जाएगा π/2 प्लस 2 sin 2x अपॉन 2 फ्रॉम 0 से π/2। तो π/2 रखने पे 0 हो जाएगा, 0 रखने पे भी 0 हो जाएगा, तो 0। तो मतलब I2 कितना हो गया पाई। इसकी वजह से ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हमने ये बोला कि ये जो टर्म्स हैं, ये ठीक है, ये जो टर्म्स हैं I0, I1, I2, I3, ये AP में है, ठीक है। तो हमने 0 से मान लिया चालू कर दिया, पहला टर्म पता लग गया और ये पता लग गया, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है π/2, तो उसका मतलब क्या है कॉमन डिफरेंस कितना हो गया π/2। तो फर्स्ट टर्म 0, I1 1 π/2 है, I2 2 π/2 है, I3 3 π/2 है। सो दिस विल इम्प्लाई इन जनरल IK विल बी k टाइम्स π/2। ये आंसर हो गया हमारा। तो ये इस तरह के क्वेश्चन का हमें अप्रोच याद रखना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन का, कि अगर साइन है तो डिनोमिनेटर में कुछ है उसको हटाया, साइन सी माइनस साइन डी जनरेट करके। डेफिनेट इंटीग्रेशन में आगे चलते हैं एंड नेक्स्ट टॉपिक इज डी आई एज ए लिमिट ऑफ इनफाइनाइट सम। मान लिया इंटीग्रल I इज इक्वल्स टू A टू B fx dx दे रखा है। अब इंटीग्रल का मतलब क्या होता है, एल्जेब्रिक एरिया अंडर द कर्व। तो मान लिया ये fx है, A से B तक इंटीग्रेट करना है, मतलब हमें ये वाला एरिया चाहिए। तो इसको हमने क्या किया, एरिया निकालने के लिए कि ऐसे करके इक्वल विड्थ की ऐसे इक्वल विड्थ के n इंटरवल्स में डिवाइड कर लिया, ठीक है, n इंटरवल्स ऑफ इक्वल विड्थ मान लिया h। तो उसका मतलब क्या है कि ये जो डिस्टेंस है ये h है, सारी डिस्टेंस h है, ये भी h है। ये ग्राफ किसका है, y इज इक्वल्स टू fx का। ठीक है, फिर हमने क्या किया कि जैसे ये तो a हो गया, ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये अगर डिस्टेंस h है तो a में h ऐड कर दिया, फिर वापस ये डिस्टेंस क्या होगा a प्लस 2h, ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया a प्लस 3h। ठीक है, फिर हमने एक जनरल ले लिया, मान लिया ये a प्लस RH एंड दिस विल बी a प्लस r प्लस 1 इंटू h। ये विड्थ h हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे दो पॉइंट है, मान लिया ये वाला पॉइंट AR, तो उसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं,
इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो हो गया a प्लस आर एच, और बिकॉज ये वाला पॉइंट कर्व पे लाई कर रहा है, तो अगर इस पॉइंट का हमें एक्स कोऑर्डिनेट पता है तो f के अंदर उसको रख के हमें y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये वाली हाइट, और ये वाली हाइट क्या होगा, f ऑफ x कोऑर्डिनेट a प्लस आर एच, ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ये वाला जो पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट f के अंदर ये रख दिया। अब हमने क्या किया, यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर्स ड्रॉप किए और रेक्टेंगल्स बनाए। ठीक है, ये रेक्टेंगल बनाया, ऐसे रेक्टेंगल्स बनाए। ऐसे ये जो रेक्टेंगल है ये, ठीक है, इसको हम ऐसे बोलते हैं, इसका इनिशियल पॉइंट क्या है, a प्लस आर एच। अगर इसमें मैंने r इज इक्वल टू 0 रखा तो ये पॉइंट a हो जाएगा, मतलब ये वाला रेक्टेंगल आ जाएगा। तो r की वैल्यू 0 रखने पे पहला रेक्टेंगल आ जाएगा, r की जगह 1 रखने पे दूसरा आ जाएगा, r की जगह 2 रखने पे ये आ जाएगा, एंड सो ऑन। r की जगह n-1 रखने पे ये आ जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट कितना होगा, a प्लस n-1 इंटू एच। ठीक है, अगर हमें इन रेक्टेंगल का एरिया निकालना हो, ठीक है, तो वो एरिया कितना हो जाएगा, विड्थ इनटू हाइट। ठीक है, तो इसका हाइट क्या है, जो भी इसका y कोऑर्डिनेट है, ये वाला जो हाइट है वो ये इसके बराबर है। तो इस डायग्राम के हिसाब से सम ऑफ एरियाज ऑफ rectangles is equals to sum of areas of rectangles is equals to एक तो width हो गया इनटू पहले वाले का ये हाइट कितना है, ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, a कॉमा एफ ऑफ ए। ठीक है, अगले वाले का ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, a प्लस एच कॉमा एफ ऑफ ए प्लस एच। तो इक्वल विड्थ लेने से क्या हो गया, सारे रेक्टेंगल्स का विड्थ सेम हो गया। तो पहले वाले रेक्टेंगल का एरिया इतना हो जाएगा, दूसरे रेक्टेंगल का एरिया इतना हो जाएगा, a प्लस एच प्लस एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। लास्ट रेक्टेंगल का हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू एच। ठीक है, अब इन सब में से अगर हम h कॉमन ले लें तो यूल गेट f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस एच प्लस एंड सो ऑन f of a प्लस n-1 इंटू एच, विच इज इक्वल टू h, और इसको हमने सिग्मा के फॉर्म में लिख लिया, r बराबर 0 से n-1 f ऑफ a प्लस आर एच, ये हो गया। ठीक है, इस डायग्राम के हिसाब से जिसमें ये फंक्शन जो है वो कॉनकेव अपवर्ड है, ठीक है, और इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसमें क्या होगा कि अगर हमने इन रेक्टेंगल्स के एरिया को जोड़ा तो जो ये वैल्यू आएगी और जो इंटीग्रल का वैल्यू आएगा उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा, क्योंकि इंटीग्रल जो है वो कर्व के नीचे का एरिया देगा। तो इसमें क्या है कि ये जो खाली चीज़ लिखी हुई है, ये जो रेक्टेंगल्स लिखे हुए हैं, ये ठीक है, कर्वी लीनियर रेक्टेंगल्स लिखे हुए हैं, मतलब तीसरा जो साइड है, दो साइड तो चलो ठीक है स्ट्रेट लाइन है, तीसरा साइड कर्व है। ये रेक्टेंगल्स का एरिया अगर हम इस शेडेड एरिया में जोड़ें तब जाके आई आएगा। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, इसके और इसके बीच का जो डिफरेंस है अगर हम उसको एरर बोलें, मान लिया हमसे बोला जाए कि ये इंटीग्रल कैलकुलेट करो और हम इन रेक्टेंगल्स का एरिया कैलकुलेट करें, तो इन रेक्टेंगल्स के एरिया में और इंटीग्रल में जो डिफरेंस होगा उसको हमने एरर बोल दिया। एरर जो होगा वो कितना होगा इस डायग्राम के लिए, जो भी ये सम ऑफ अनशेडेड रेक्टेंगल्स है, सॉरी सम ऑफ अनशेडेड ट्राइंगल्स है, इसका जो एरिया होगा। ठीक है, अब तुम इसको ऐसे देखो कि ये वाला रेक्टेंगल मान लिया हमने बाहर निकाला और बड़ा करके देखा इसको, तो अभी वी आर कैलकुलेटिंग, ये हो गया a प्लस आर एच और ये हो गया a प्लस आर प्लस 1 इंटू एच।
तो ये जो एरिया है वो ये वाला एरिया वी आर कैलकुलेटिंग। दिस एरिया वी आर कैलकुलेटिंग। अब इस एरिया में मान लिया, मतलब ये एरर हो गया इस रेक्टेंगल की वजह से, कर्व का नीचे जो एरिया आया और इस रेक्टेंगल का जो एरिया का डिफरेंस है वो ये वाला ट्राइंगल है, इस पर्टिकुलर रेक्टेंगल की वजह से। अगले रेक्टेंगल की वजह से भी कुछ है एंड सो ऑन, ठीक है। अगर हम क्या करें कि जो विड्थ है, ये नंबर ऑफ पार्टीशन है वो हमने n किए हैं अभी, इक्वल विड्थ के n पार्टीशन किए। अगर मैं जस्ट नंबर ऑफ पार्टीशंस को डबल कर दूं, 2n कर दूं, तो ऑफ कोर्स इक्वल विड्थ है पहले, तो अगर मैं नंबर ऑफ पार्टीशंस डबल कर दिए ऑफ इक्वल विड्थ तो सबका विड्थ आधा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम नंबर ऑफ पार्टीशन डबल कर दें तो ये जो एक रेक्टेंगल है ये भी ऐसे दो रेक्टेंगल में ब्रेक हो जाएगा, विड्थ आधा आधा हो जाएगा, h/2 n की वैल्यू 2n हो जाएगी। फिर इसी हिसाब से जब हम रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करेंगे इस डायग्राम से, सॉरी इस फॉर्मूले से, तो क्या होगा कि ये वाला रेक्टेंगल तो ऐसे आ जाएगा, बट जो अगला रेक्टेंगल आएगा उसमें ये एरिया एक्स्ट्रा आ जाएगा, ठीक है। तो व्हाट वी आर डूइंग, जो एरिया हमने रेक्टेंगल का ऐसे कैलकुलेट किया वैसे ही कैलकुलेट किया, जस्ट नंबर ऑफ पार्टीशंस को डबल कर दिया या फिर विड्थ को हाफ कर दिया। तो ओरिजिनल हर रेक्टेंगल दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा विड्थ के हिसाब से। और पहले वाला जो पार्ट है उसमें रेक्टेंगल का तो उतना ही एरिया रहेगा जितना शेडेड पोर्शन इसके अंदर आए। दूसरे वाले में हम क्या करते हैं कि अब ये वाली हाइट को लेकर रेक्टेंगल बनाएंगे ना, हमेशा पहली हाइट को लेकर रेक्टेंगल बना रहे हैं ऐसे करके। तो जब इस वाली हाइट को हाइट लेके रेक्टेंगल बनाएंगे तो इतना एरिया और एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो मतलब अब अगर हम कर्व के नीचे और रेक्टेंगल के नीचे एरिया का देखें डिफरेंस, तो डिफरेंस कम हो गया। पहले तो इतना डिफरेंस आ रहा था, अब क्या हो गया, उसमें से ये डिफरेंस कम हो गया। तो उसका मतलब क्या है कि इस वाले केस में n को डबल करने के बाद अगर हमने रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट किया तो वो कर्व के नीचे जो एरिया आ रहा है उसके क्लोजर आ गया, गैप कम हो गया, एरर कम हो गया। अब इससे तुम्हें समझ में आना चाहिए कि अगर हमने n और फिर डबल कर दिया तो फिर ये 4 स्ट्रिप में डिवाइड हो जाएगा, 4 रेक्टेंगल्स में डिवाइड हो जाएगा, और ये जो खाली एरिया है ये और कवर हो जाएगा और क्लोज आ जाएगा। क्या क्लोज आ जाएगा? कर्व का एरिया, एक्चुअल कर्व का एरिया एंड रेक्टेंगल के एरिया का समेशन। तो अगर हम लगातार डिवाइड करते ही चले जाएं, n को 2n 4n 8n ऐसे बोलते ही चले जाएं, तो क्या होगा कि ये जो एरर वाला पार्ट है कम रिड्यूस होते ही चला जाएगा, रिड्यूस होता चला जाएगा। तो जो रेक्टेंगल के एरिया का सम है, मतलब ये, इसको मान लिया हम RA बोल देते हैं, रेक्टेंगल्स का एरिया, ठीक है। ये जो सम है ये I के क्लोज होता चला जाएगा या फिर ये I की तरफ अप्रोच करेगा। तो अगर मैंने लिमिट लिया कि n इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, अगर हमने लिमिट लिया कि लिमिट n इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी RA, तो बिकॉज ये किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, इंटीग्रल की तरफ, तो इसका आंसर इंटीग्रल आ जाएगा। ये ठीक है, लिमिट n इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी RA इज I, ये आ जाएगा। ठीक है, इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि दिस इज इवैल्यूएटिंग इंटीग्रल यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल लगा के इंटीग्रल को हमने इवैल्यूएट किया है।
अच्छा, वेरी क्विकली, अभी हमने ऐसे डिवाइड किया था, मान लिया बी हो गया, ये ए हो गया, ये वही एच विड्थ हो गया। अभी तो हमने क्या किया कि जैसे ये जो वर्टिकल लाइन है उसमें पहले वाले को हाइट मान के रेक्टेंगल्स बनाए, ठीक है। अगर हम दूसरे वाले को हाइट मान के रेक्टेंगल्स बनाए ऐसे करके, ठीक है, फिर एरिया कैलकुलेट करें ऐसे, ठीक है, ये मान लिया ए प्लस आर एच है, ऐसे एरिया कैलकुलेट करें तो ये मान लिया ए डैश रेक्टेंगल का एरिया कितना आ जाएगा, इसका समेशन सिग्मा एच तो सबके लिए कॉमन ही आ जाएगा और एफ ऑफ ए प्लस आर एच आ जाएगा। बस इस बार क्या होगा कि आर की वैल्यू ये ए प्लस एच है, तो जो पहला रेक्टेंगल है उसकी हाइट ये आएगी और ये वाला जो पॉइंट है वो कितना हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट ए प्लस एच, वाई कोऑर्डिनेट एफ ऑफ ए प्लस एच। तो जो पहले रेक्टेंगल का हाइट आएगा वो कितना आएगा, आर बराबर 1 रखने पे ए प्लस एच और लास्ट वाले में एन रखना पड़ेगा, ठीक है। तो जो छोटे वाले रेक्टेंगल्स थे जो मतलब हमने ऐसे बनाए थे उसमें भी यही एक्सप्रेशन था, उसमें भी यही एक्सप्रेशन था, बस उसको हमने ए आर बोला था, दैट वाज एच। उसमें आर 0 से n-1 तक जा रहा था, एफ ऑफ ए प्लस आर एच। इसमें क्या है कि एफ ऑफ ए प्लस आर एच में आर 1 से n तक जा रहा है, तो ये भी n नंबर्स लिखे हुए हैं, ये भी n नंबर्स लिखे हुए हैं, बस इसमें 0 से चालू किया, इसमें 1 से चालू किया, बाकी एक्सप्रेशन एग्जैक्टली सेम है। अब इसमें देख लो, इसमें क्या होगा कि अगर हमने एक पर्टिकुलर स्ट्रिप लिया शो करने के लिए और हमने ये एरिया कैलकुलेट किया, ठीक है, ये एरिया कैलकुलेट किया, तो इस बार एरिया ज़्यादा आ रहा है, जो कर्व के नीचे का एरिया आएगा इतना, उससे ये वाला एरिया फालतू आ रहा है, ठीक है। बट अगर हम इसी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दें, मतलब नंबर ऑफ पार्टीशंस को डबल कर दें, तो डबल करने से क्या होगा कि ऐसे आएगा, तो ये वाला रेक्टेंगल का एरिया तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। इस दूसरे वाले में ये एरिया कैलकुलेट होगा, उसका मतलब क्या है कि नाउ दिस विल बी लॉस्ट। तो उसका मतलब क्या है कि जो रेक्टेंगल का एरिया है वो कम हो गया थोड़ा सा और कर्व के क्लोज आ गया, कर्व के क्लोज आ गया तो अगेन एरर कम हो गया। तो इसमें भी क्या होगा कि अगर हम नंबर ऑफ पार्टीशन को डबल करते हुए चले जाएं तो ये वाले जो रेक्टेंगल के एरिया का सम है वो भी आई की तरफ अप्रोच करेगा, बस ग्रेटर साइड से करेगा। मतलब ये हमेशा क्या होगा कि अगर हमने एन का कुछ भी वैल्यू लिया, मान लिया एन का वैल्यू 1000 लिया, तो इस डायग्राम के हिसाब से ये आई से कम होगा, ये आई से ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर हम एन इन्फाइनाइट को ले जाएं तो फिर ये दोनों ही आई को अप्रोच करेगा, एक लेफ्ट से करेगा एक राइट से करेगा, दोनों आई के बराबर हो जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि इस तरह का जो एक्सप्रेशन है अगर उसमें हम एन इन्फाइनाइट को ना ले जाएं, एन कोई फाइनाइट वैल्यू रख दें, मान लिया 100 रख दें, 500 रख दें, 1 लाख रख दें, और फिर हम बोलें कि ये जो एक्सप्रेशन है वो इंटीग्रल की वैल्यू से ज़्यादा है या कम है, तो उसमें यही वाला फंडा लगेगा, ठीक है, यही वाला फंडा लगेगा, यही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। और जैसे इस डायग्राम के हिसाब से हम क्या बोलेंगे, फॉर ए फाइनाइट एन, ठीक है, अगर हम इनफाइनाइट की तरफ नहीं ले जा रहे, फॉर ए फाइनाइट एन आई विल बी लेस देन ए आर डैश एंड विल बी ग्रेटर देन ए आर। ये जो शेडेड एरिया ये कम होगा, ये जो शेडेड एरिया ये ज़्यादा होगा, आई बीच में आएगा, ठीक है। बट ये जब ही होगा व्हेन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, ठीक है। अगर एफ एक्स डिक्रीज कर रहा होगा और अगर हम पहले पहले रेक्टेंगल ऐसे लें, पहले पहले हाइट पे बना रहे हैं, ठीक है,
तो फिर उल्टा हो जाएगा, फिर तो ये समझ ये एरिया ज़्यादा आ जाएगा, ये कम आ जाएगा। एंड ए आर विल बी ग्रेटर देन आई विल बी ग्रेटर देन ए आर डैश व्हेन एफ एक्स इज डिक्रीजिंग। ठीक है। एंड नोट 2 क्या है, इफ एन इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी देन लिमिट एन इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी ए आर डैश बराबर लिमिट एन इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी ए आर बराबर आई। आई को तो एन से कोई मतलब नहीं है, आई तो कर्व के नीचे का एरिया है, वो तो फिक्स्ड ही है, चाहे एन कितना भी लो, पार्टीशन चाहे कितना भी लो। तो इस कॉन्सेप्ट पे भी जेई में पहले क्वेश्चन आ चुका है कि जिसमें हम कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ पार्टीशंस लें और फिर उसके बाद इंटीग्रल की वैल्यू के साथ कैलकुलेट करें, मतलब सॉरी कंपेयर करें। तो उसमें एक तो हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का ध्यान रखना पड़ेगा, दूसरा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आर 1 से एन तक चालू हुआ है या 0 से n-1 तक गया है। ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे होगा, अच्छा एक और नोट लिख लो, नोट 3, evaluating integral by using above limiting expressions। मतलब ये या फिर वो, अगर n इनफाइनाइट को जा रहा है फिर तो इन दोनों में से कोई भी यूज़ करो, एक ही बात है, जो भी तुम्हें कन्वीनियंट लगे वो यूज़ कर लिया, क्योंकि आंसर सेम ही आएगा। और अगर हम इसका लिमिट निकाल के फिर अगर हम इंटीग्रल को एवेल्यूएट करें, एवेल्यूएटिंग इंटीग्रल बाय यूजिंग अबव लिमिटिंग एक्सप्रेशन इज कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल। और ए बी इनिशियो। ठीक है। और ए बी इनिशियो मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल से कैलकुलेट करना। अब देखो ये देखने में हमें सिंपल लग रहा होगा, अदरवाइज इंटीग्रेशन करना मच मोर इजी है रादर देन, डायरेक्टली इंटीग्रेशन करना इज वेरी इजी रादर देन कि हम ये लिमिट निकालें। क्योंकि लिमिट निकालने में क्या होगा कि समेशन निकालने में सबसे बड़ी दिक्कत आएगी कि जैसे ये जो सिग्मा लिखा हुआ है ना, ये सिग्मा, तो फंक्शन का हमें सम जो सीरीज बनेगा उसको सम करने में बहुत दिक्कत आएगी, वो इतना इजी नहीं होगा। ठीक है। और नोट 4, to evaluate integral। अच्छा, इस वाले केस में अगर हमने इसको n पार्ट में डिवाइड किया तो ये समझ आता है n इंटू एच बी माइनस ए होना चाहिए। एक पार्ट का विड्थ h है और ऐसे n पार्ट्स हैं, तो n इंटू एच कितना हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ वो कितना है, b माइनस ए। जो हमने लिमिट लगाया है यहाँ पे, लिमिट वो n पे लगाया है, a और b फिक्स्ड है। अगर a और b फिक्स्ड है तो ये कांस्टेंट हो गया, बट n तो वेरी कर रहा है, n तो इन्फाइनाइट को जा रहा है। तो ऑफ कोर्स नंबर ऑफ पार्टीशन अगर हम बढ़ाते चले जाएंगे तो विड्थ कम होती चली जाएगी, तो h 0 की तरफ जाएगा। तो n और h दोनों ही वेरिएबल हैं, एक इन्फिनिटी को जा रहा है, दूसरा 0 को जा रहा है। क्वेश्चन हम किसी के टर्म्स में भी कर सकते हैं, मतलब जैसे अगर हमें ये लिमिट निकालना है तो हम n इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी भी लगा सकते हैं। उस वाले केस में जो अंदर वाला एक्सप्रेशन है उसमें जहाँ पे भी n और h आ रहा होगा उसमें n को तो ऐसे ही रहने दिया और h को n के टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया यूजिंग दिस। h को लिख सकते हैं ना b माइनस ए अपॉन n, ऐसे करके फिर इवेल्युएट कर लिया और सब कुछ n के टर्म्स में रखा। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, सब कुछ h के टर्म्स में रखा एंड लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 ये लगा लिया, दोनों ही चल जाएगा। ठीक है। तो टू इवेल्युएट इंटीग्रल आफ्टर फाइंडिंग सम, सम मतलब सिग्मा वाला जो पार्ट है, ये सम निकालने के बाद
try to club N and H in the form of NH. Substitute it with B minus A and find limiting value of remaining expression for n approaching towards infinity or h approaching towards 0. ठीक है, इसका मतलब क्या है? अभी क्वेश्चन करेंगे तो इट विल बी मोर क्लियर. Question 1. Evaluate the followings using first principle. 2 से लेके 7 तक e raised to power 3x dx. Sin x dx. Solution. फर्स्ट पार्ट के लिए, इसके लिए लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? 2 से 7 तक. तो a का वैल्यू 2 हो गया, b का वैल्यू 7 हो गया. फंक्शन fx का वैल्यू e रेज़ टू पावर 3x हो गया. ठीक है, अब हमने क्या किया? मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल से इंटीग्रल को निकालने का मतलब क्या था कि अच्छा n इंटू एच कितना होता है? b माइनस ए, वो कितना हो गया? 5. फर्स्ट प्रिंसिपल से लिमिट निकालने का मतलब था कि हमने लिखा लिमिट n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी या फिर h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, कोई भी एक लिख सकते हैं. h इंटू सिग्मा f ऑफ, पहले ऐसे लिखा था f ऑफ a प्लस आर एच एंड r बराबर तुम कहीं से कहीं तक भी ले जाओ, चाहो तो 0 से n-1 तक ले जाओ या 1 से n तक ले जाओ, दोनों की बात है. तो मान लिया हम 0 से n-1 तक ले गए, तो दिस इज इक्वल टू लिमिट n इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, h इतना ही रहेगा, सिग्मा r बराबर 0 से n-1. f ऑफ x का मतलब क्या है कि e की पावर 3 के आगे x लिख दिया, तो अगर यहाँ x की जगह y होगा तो यहाँ 3 के आगे y लिख देंगे. तो f ऑफ अगर ये होगा तो e रेज़ टू पावर 3 के आगे a प्लस आर एच लिख दिया.
अब a क्या है, वो तो 2 है, r क्या है, वो सिग्मा का वेरिएबल है तो वो भी रहेगा, उसकी कोई अभी वैल्यू नहीं आएगी। और h क्या है, वो भी लिमिटिंग वेरिएबल है, वो भी ऐसे ही रहेगा। तो कितना हो जाएगा 2 + RH। ठीक है, ये आ गया। नाउ ये हमें लिमिट निकालना है। दिस इज इक्वल्स टू लिमिट n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी h। अगर इसको हम निकालें, ठीक है, तो एक तो हम देखो ये देख सकते हैं e⁻³ × 2 कितना हो गया 6। तो e⁻6 को बाहर निकाल दिया, इसको बाहर निकाल दिया, अंदर कितना बचा e⁻3RH सिग्मा e⁻3RH, ये बचा r बराबर 0 से n-1 तक। दिस इज लिमिट n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी h e⁻6। r बराबर 0 रखा तो 1 आ जाएगा, फिर 3h आ जाएगा। r बराबर 1 रखा तो फिर r बराबर 2 रखेंगे तो 6h आ जाएगा, तो उसको लिख देंगे 3h का होल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा e⁻3h। जब n-1 रखेंगे तो आ जाएगा n-1, ये आ जाएगा। ये टोटल n टर्म्स लिखे हुए हैं एंड दिस इज ए जीपी। तो नाउ दिस इज इक्वल्स टू लिमिट n इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी h e⁻6 इनटू आ जाएगा e⁻, कॉमन रेशियो कितना है इसका, ये जीपी है, जीपी को सम कर लिया 3h नंबर ऑफ टर्म्स -1 अपॉन e⁻3h - 1। फिर हमने क्या बोला था कि जितना भी n और h को क्लब कर सकते हैं उसको करके b - a लिख दिया, मतलब n × h की जगह क्या लिख दिया 5। उसके बाद जो n का एक्सप्रेशन बच जाए तो n के टर्म्स में लिमिट निकालो, सब कुछ n में कन्वर्ट करके। सब कुछ का मतलब क्या है कि h को n में कन्वर्ट करके, यही रिलेशन यूज करके n और h 5 है तो n और h आपस में कन्वर्ट हो जाएगा, चाहे सब कुछ h के टर्म्स में कन्वर्ट करो। तो इसमें क्या होगा, ये तो क्लब हो गया n × h आ गया, बट उसके बाद h बच गया तो हमने h के टर्म्स में क्लब कर लिया, मतलब h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 e⁻6 h अपॉन e⁻3h - 1 इंटू e⁻3 nh, ये nh कितना हो गया 5 - 1, n × h 5 के बराबर है, ये हो गया। अब ये लिमिट हमें इवेल्युएट करनी है। इसमें लिमिट्स में हमने शॉर्टकट बताया था कि e⁻a-1 को a से रिप्लेस कर सकते हैं, तो e⁻3h - 1 को 3h से रिप्लेस कर दिया, तो लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 e⁻6 h अपॉन 3h इंटू e⁻15 - 1, तो ये कैंसिल हो गया। नेट आंसर कितना हो गया, दिस इंटू दिस, तो e⁻21 - e⁻6 अपॉन 3, ये आंसर हो गया। बाकी अगर ऐसा क्वेश्चन बोर्ड वगैरह में आता है तो हम एक बार करके भी देख सकते हैं कि e⁻3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e⁻3x अपॉन 3, फिर 2 और 7 रख दिया तो वही आ जाएगा, तो आंसर मैच करेगा। अगर हम बोले कि हमने डायरेक्टली इंटीग्रेशन से किया तो आंसर अलग आ रहा है, लिमिट निकाला तो अलग आ रहा है, तो ऑफकोर्स गलत किया है। कोई भी एक मेथड हमने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक किया होगा, आंसर सेम ही आएगा अगर हम सही करेंगे तो। ये हो गया। अब सेकंड वाले केस में a की वैल्यू क्या है 0, b की वैल्यू क्या है पाई, तो n × h b - a बराबर कितना हो जाएगा पाई। ठीक है, तो इंटीग्रल को बोल सकते हैं, इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से करें तो पहले तो हमने वही लिखा, लिमिट n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी h सिग्मा r बराबर 0 से मान लिया n-1 तक f ऑफ, तो यहाँ पे जो फंक्शन है साइन एक्स है, तो f ऑफ एनीथिंग विल बी, यहाँ पे बेसिकली यही लिखेंगे ना f ऑफ a प्लस आर एच, तो एफ एक्स इज बेसिकली साइन एक्स, तो साइन ऑफ a प्लस आर एच,
तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं साइन ऑफ ए इज 0 प्लस आर इंटू एच, तो ऐसे रहेगा, ये आ गया। दिस इज इक्वल टू लिमिट एन इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी एच इंटू, इसमें क्या होगा कि आर बराबर 0 रखा तो पहला टर्म कितना आ जाएगा साइन 0, फिर आ जाएगा साइन अगला टर्म h प्लस साइन 2h प्लस एंड सो ऑन साइन n माइनस 1 इंटू एच, ये आ जाएगा। तो ये तो बेसिकली फॉर्मूला क्या हो गया, एंगल्स आर इन AP, वो वाला फॉर्मूला हो गया। सो दिस इज, इसका भी हमें समेशन फॉर्मूला पता है। हमने क्या बोला था कि जो क्रूशियल स्टेप आएगा, जो दिक्कत आएगी वो इसी स्टेप में आएगा कि इसको सम कैसे करें। तो ऑफ कोर्स हमारे पास बोर्ड में तो ऐसा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएगा नहीं, तो बोर्ड में तो जो सीरीज बनना होगा वो आराम से सम हो रहा होगा। जैसे इसमें एंगल्स AP में आ गया तो h इंटू ऐसे आता है साइन नंबर ऑफ टर्म्स इंटू कॉमन डिफरेंस बाई 2 अपॉन साइन कॉमन डिफरेंस बाई 2 इंटू साइन की सीरीज है तो साइन फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2, तो फर्स्ट एंगल 0 ले लिया, लास्ट एंगल ये लिया, तो दिस प्लस दिस अपॉन 2, तो n माइनस 1 इंटू एच अपॉन 2, ये आ गया। इसका हमें लिमिटिंग वैल्यू निकालना है। तो लिमिट देखो n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी और h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। क्या क्या कर सकते हैं, h अपॉन साइन h बाई 2, ये ठीक है। h अगर 0 को जा रहा है तो ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगा, इनटू साइन, इस NH को क्या लिख सकते हैं पाई, तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 2 इंटू साइन, फिर इस NH को लिख सकते हैं पाई माइनस h बाई 2, ये आ जाएगा। तो अब आंसर कितना आ जाएगा, लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, अगर h 0 को जा रहा है तो इसमें तो हमने क्या किया, साइन हटा दिया, ऐसे आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया। साइन पाई बाई 2 इज 1, इसमें अगर ये h 0 को जा रहा है तो ये कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म ही नहीं, ये जो पूरा टर्म है वो कहाँ जाएगा, साइन पाई बाई 2 1 को, तो 1 लिख दिया। तो आंसर कितना आ जाएगा, ये 2 ऊपर जाके 2, यही आंसर हो गया। ठीक है, कभी भी जैसे बोर्ड वगैरह में इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम पक्का डायरेक्ट इंटीग्रेशन से एक बार जरूर आंसर चेक करें कि सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर सही नहीं आ रहा है तो फिर अपनी कैलकुलेशन मिस्टेक ढूंढेंगे, कहाँ क्या है मिस्टेक। एक तो ये हो गया जिसमें हमने क्या किया कि इंटीग्रल दे रखा है, उसको हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से लिमिट में कन्वर्ट करके फिर सॉल्व किया। ठीक है, एंड दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, बट हमको कन्वर्ट करना आना चाहिए क्योंकि हम हमेशा क्वेश्चन तो बना ही सकते हैं इस तरह का। अब दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो गया कि उल्टा करना, कि एक लिमिट दे रखा है, ये ठीक है, बस उसने ये बोला कि लिमिट इवेल्युएट करो, फिर उसको हमने एंड दिस इज़ क्वाइट जिसे बोलते हैं ना प्रोबेबल क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन खूब आता है, आईआईटी में भी आता है। तो अगर हमने लिमिट दे दिया गया और उसने कुछ इंटीग्रेशन का नाम नहीं लिया, ठीक है, इंटीग्रेशन में जो हमारे लिमिट इन्वॉल्व हो रहा था कि लिमिट n इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 h इंटू सिग्मा एफ ऑफ ऐसे करके इन्वॉल्व हो रहा था, तो जो भी उसने लिमिट दिया उसको हमने चेक किया कि क्या ये डेफिनेट इंटीग्रल में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ऑफ कोर्स डेफिनेट इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास इनफाइनाइट सम होना चाहिए, ये ठीक है, मतलब जो लिमिट लिखा होगा वो कुछ सिग्मा के फॉर्म में लिखा होगा या फिर टर्म्स को जोड़ जोड़ के एन टर्म्स तक लिखा होगा और फिर बोल रखा होगा कि एन इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, इस तरह की कुछ चीज़ होगी। तो पहले तो हम ये चेक करेंगे कि उसको
मतलब अगर लिमिट का क्वेश्चन आएगा पेपर के बीच में तो हमारे दिमाग में तो सबसे पहले क्या आ जाएगा कि ऑफ कोर्स लिमिट की तरह सॉल्व करते हैं। तो हमने लिमिट वाले मेथड लगाए, अब मान लिया सारे मेथड फेल हो गए, कुछ सम वम नहीं हो रहा उसमें, फिर हम अपने दिमाग में क्या सोचेंगे कि ये तो हो सकता है डेफिनेट इंटीग्रेशन से हो रहा, तो फिर हम उसको डेफिनेट इंटीग्रल में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। अब जब डेफिनेट इंटीग्रल में कन्वर्ट कर लिया, अगर हो गया तो फिर उसके बाद वो डेफिनेट इंटीग्रेशन से आंसर आ जाएगा। मतलब उल्टा काम हो गया कि लिमिट को डेफिनेट इंटीग्रल में कन्वर्ट किया, उसको इंटीग्रेट करके आंसर बताया। ठीक है, अब जैसा मैंने बोला कि क्वेश्चन अगर मान लिया पेपर के बीच में आ गया, वो तो आएगा पेपर के बीच में, तो वहाँ पे तो हमारे दिमाग में थोड़ा पता होगा कि डेफिनेट इंटीग्रेशन से होगा या लिमिट से होगा। तो क्वेश्चन में क्या होगा, पहली बार तो इन्फाइनाइट सम होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, काफ़ी बच्चों को ये पेपर में क्लिक ही नहीं करता कि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन से भी हो जाता है, वो केवल लिमिट से ही लगे रहेंगे आंसर निकालने के लिए। तो अगर मान लिया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये, ठीक है, मतलब सब कुछ एन और आर के टर्म्स में लिखा है, और ऑप्शंस में मान लिया हमें ln दिखाई दे जाए, log दिखाई दे जाए, tan इनवर्स दिखाई दे जाए, तो मेरे को समझ आना चाहिए कि लिमिट में tan इनवर्स कहाँ से आ जाएगा अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो वो तो कुछ इंटीग्रेशन से ही आ रहा होगा। दिस कुड बी वन ऑफ द थॉट। ठीक है, और मतलब लिमिट को देख के हमें आंसर मतलब हिंट लग जाना चाहिए। अब कन्वर्ट कैसे करेंगे ये, ठीक है, कैसे कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्टिंग लिमिट ऑफ इनफाइनाइट सम इनटू कन्वर्टिंग लिमिट ऑफ इनफाइनाइट सम into di। ठीक है, तो स्टेप 1 क्या होगा, एक्सप्रेस सम इन सिग्मा फॉर्म। ठीक है, तो एक साइड बाय साइड एग्जांपल भी ले लेते हैं। evaluate limit n is tending towards infinity and n plus 1 upon n plus 2 upon n square plus 2 square n plus 3 upon n square plus 3 square plus and so on। और यहाँ पे क्या ले लेंगे हम, ठीक है, ये हो गया, ये इवैल्यूएट करना है। तो सॉल्यूशन, पहला उसने क्या बोला कि इसको कन्वर्ट करो सिग्मा के फॉर्म में, तो सिग्मा न्यूमरेटर में जो लिखा है n+1 n+2 n+3 उसको हमने लिख लिया n+r, डिनोमिनेटर में n² प्लस r²। r इज इक्वल टू 1 से लेके, एक बच्चों का टेंडेंसी होता है यहाँ पे 1 से लेके n तक लिखने का, बट ऐसा कुछ नहीं। वी शुड बी अवेयर, वी शुड वेरीफाई कि लास्ट टर्म मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर मान लिया ये n टर्म्स होते हैं और ये n तक जाता है, तो न्यूमरेटर में आता है n + n 2n और डिनोमिनेटर में आता है n² + n² 2n², तब तो 1/n बचता, बट ये तो 2/5n है। ठीक है, तो अगर हम 2n रखें, मान लिया n की जगह 2n रखें, तो 2n + n कितना हो जाएगा 3n, और नीचे कितना हो जाएगा 4 + 1 5 हो गया, तो वो भी मैच नहीं किया। अगर हम 3n रखें तो 3n + n कितना हो जाएगा, अगर इसमें r बराबर 3n रखें तो 3n + n 4n, और नीचे हो जाएगा 9 + 1 10n², तो एक n कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 2/5n, तो ये मैच हो गया। उसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 3n। अब कोई बच्चा सोच रहा होगा कि ऐसे कब तक करते रहेंगे, क्या क्या रखेंगे 2n n, तो ऐसा है नहीं, यूजली n 2n 3n इसी में आंसर आ जाएगा।
दूसरा हम ऐसे भी कर सकते हैं कि आर अननोन है ना, तो हम इस पूरे को इसके इक्वेट कर दें 2 + 5n, 2/5n के, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो आर में क्वाड्रेटिक आए, ठीक है, उसको सॉल्व कर लें, तो वहां से भी n का वैल्यू 3n आ जाएगी। एक तो ये हो गया, ठीक है। फर्स्ट स्टेप तो हमने क्या बताया कि सिग्मा फॉर्म में लिखो। फिर स्टेप 2, टेक 1/n कॉमन, and in remaining expression club R with n to form R/n. So this is equals to limit n is tending towards infinity। यहाँ से हमने क्या किया, मतलब हमें करना क्या है, एक 1/n बाहर निकालना है और सिग्मा के अंदर जहाँ पे भी r आ रहा है सब r/n की फॉर्म में आना चाहिए, ठीक है, तभी ये डेफिनेट इंटीग्रेशन में कन्वर्ट होगा। तो इसको हम टेस्ट भी बोल सकते हैं कि एक क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रेशन में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा, उसी से पता लग जाएगा। तो हमने क्या किया, उल्टा सोच सकते हैं, जहां पे भी r दिखाई दे रहा है वहां पे r/n बनना चाहिए। तो यहाँ पे r/n बनने के लिए न्यूमरेटर को n से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे r/n बनने के लिए डिनोमिनेटर को n² से डिवाइड करेंगे, या ऐसे बोल दे, यहाँ से n कॉमन लिया, यहाँ से n² कॉमन लिया, तो n कॉमन लिया, n² कॉमन लिया, सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से लेके 3n तक 1 + r/n अपॉन 1 + r/n का होल स्क्वायर, ये आ गया। तो ठीक है, एक 1/n कॉमन भी आ गया। ये अगर मान लिया ये कॉमन ना पाए तो हो गई क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रेशन से, और या फिर एक r एक्स्ट्रा बच जाए, n के साथ क्लब नहीं हो पाए, तो उसका मतलब क्या कि फिर वो डेफिनेट इंटीग्रेशन से नहीं हो रहा होगा, फिर वो और किसी से हो रहा होगा, सैंडविच थ्योरम से हो सकता है, या सिंपल सिग्मा वगैरह निकाल के, डिफरेंस मेथड लगा के, वीएन मेथड लगा के, उसमें से और किसी तरीके से हो रहा होगा। अगर ये डेफिनेट इंटीग्रेशन से होगा तो अपने आप क्लब हो जाएगा, हमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। तो ये इस फॉर्मेट में आ गया। फिर हमने क्या किया, स्टेप 3 रिप्लेस। अब बेसिकली वैसे देख, काम की तो चीज़ हमें क्या है, अगर ये डेफिनेट इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो रहा है तो ये तो हमेशा आएगा ही आएगा, dx आएगा, इंटीग्रल का साइन आएगा। बस हमें क्या क्या चाहिए होगा, एक तो लिमिट्स चाहिए होगा, और एक चाहिए होगा कि किस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, फंक्शन कौन सा है जो इंटीग्रेट करना है, तो वो बताया जा रहा है। रिप्लेस, ठीक है, 1/n जो है उसको dx से रिप्लेस कर दिया, सिग्मा जो है उसको इंटीग्रल साइन से रिप्लेस कर दिया। इसीलिए बोलते हैं कि इंटीग्रेशन इज ऑल्सो ए समेशन। बस सिग्मा जो है वो डिस्क्रीट वेरिएबल को सम करता है, इंटीग्रेशन जो है वो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल को सम करता है, ठीक है। और r/n की जगह वी कैन पुट x। अब लिमिट भी चाहिए होगा, तो लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू लोअर लिमिट ऑफ सिग्मा अपॉन n, लिमिट n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। मतलब जो सिग्मा का लोअर लिमिट है 1, ठीक है, तो लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कैसे निकलेगा, 1/n, लिमिट n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, तो वो बेसिकली 0 हो जाएगा। अपर लिमिट कैसे निकलेगा, 3n, मतलब अपर लिमिट ऑफ सिग्मा अपॉन n, तो 3 बचा, n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, तो वो 3 हो जाएगा। तो ऐसे ही अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू लिमिट n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, अपर लिमिट ऑफ सिग्मा डिवाइडेड बाई n, ये हो गया। फंक्शन क्या होगा, सिंपली जहां पे भी सिग्मा के अंदर जो भी एक्सप्रेशन आए उसको एज इट इज उठा के रख दिया यहाँ पे, बस r/n की जगह x लिख दिया, तो ये हो जाएगा 1 + x अपॉन 1 + x², ये हो गया, ठीक है, बस कन्वर्ट हो गया। अब इसको हमने इंटीग्रेट कर लिया।
ठीक है, तो सॉल्यूशन इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, दिस इज इक्वल्स टू 0 से लेके 3 तक dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अलग कर दिया, प्लस 0 से लेके 3 तक x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अलग कर दिया। सो दिस इज इक्वल्स टू, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स x 0 से लेके 3 तक, ठीक है, प्लस इसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा है, अगर हम हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं 2 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर 0 से लेके 3 तक, विच इज इक्वल्स टू 3 रखा तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 3, 0 रखने पे 0 आ जाएगा, प्लस इसमें 3 रखने से आ जाएगा हाफ ln 10, और 0 रखने पे ln 1 आएगा विच इज 0। तो ये आंसर हो गया। सो दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि मान लिया पेपर में क्वेश्चन आया और ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो अगर हम इसको लिमिट के एंगल से सोचें तो हम क्या सोचेंगे कि यार इसको सम करते हैं, और सम करेंगे तो सिग्मा आर स्क्वायर इस तरह के कुछ फॉर्मूले लगेंगे, और ऑप्शंस में मान लिया ये लिखा है कि लॉग का टर्म है, tan इनवर्स का टर्म है, तो हमें क्लिक कर जाना चाहिए कि अगर हम इसको सम करें, ये ठीक है, नॉर्मल लिमिट वाले मेथड से सॉल्व करें, तो tan इनवर्स तो कहीं से भी नहीं आएगा उसमें। तो tan इनवर्स आने का मतलब क्या है कि कुछ वो हमें हिंट तुरंत लग जाना चाहिए कि इसका मतलब क्या है कि ये शायद इंटीग्रेशन में कन्वर्ट होके हो रहा होगा।